हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, मेटल्स एंड नॉन मेटल का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग का सिर्फ बचा हुआ है मेटलर्जी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक्स मेटलर्जी। क्या पढ़ेंगे? मेटलर्जी। मेटलर्जी होती क्या है? जब किसी भी मेटल्स को उसके अर्थ से ऑब्टेन करके प्योर मेटल्स में कन्वर्ट करने पे जितने भी प्रोसेस यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलर्जी। सो मेटलर्जी इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच प्योर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर्स। अब यहाँ पे और क्या होते हैं? ओर्स देखो, यहाँ पे हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ओर्स हो गया, मिनरल्स हो गए, गैंग्स हो गए एंड अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो हम लोग सबसे पहले मेटलर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं। मेटलर्जी होती क्या है? मेटलर्जी इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच प्योर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। Metallurgy is a process of obtaining pure metal from its ore। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट्स आता है। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल अकरेंस ऑफ मेटल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज गैंग। ये चार हमें टर्म्स क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब होता है कि मेटल्स नेचर में और अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में प्रेजेंट है। मेटल्स नेचर में दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है दैट इज फ्री फॉर्म एंड सेकेंड इज कंबाइंड और कंपाउंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में मिल सकते हैं और कंपाउंड फॉर्म में मिल सकते हैं। फ्री फॉर्म में हमें कौन मिलेगा? फ्री फॉर्म में वो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं जिसकी रिएक्टिविटी मिनिमम होगी। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फ्री फॉर्म्स। तो यहाँ पे कौन से आएंगे एलिमेंट्स? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे? जैसे हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गए, प्लेटिनम हो गए एक्सेट्रा। these metals come under in free form या फिर exist in free forms। एंड कंबाइंड फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलने वाले हैं जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? जिसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होगी एंड हाई रिएक्टिविटी शो करते होंगे। मीन्स हाई रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। एग्जाम्पल हाई रिएक्टिव मेटल्स जैसे हो गया सोडियम हो गया। सोडियम हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है, NaO। सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है, सोडियम सल्फाइड। एंड उसके बाद Na2H Na2O एंड कार्बोनेट के फॉर्म में Na2CO3 मिल सकते हैं। जिंक हो गया, तो जिंक हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट। तो ये हो गया हमारा दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट हम लोग टर्म्स क्लियर करेंगे कौन सा? मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स में क्या डिफरेंस होता है? मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स एंड ओर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मिनरल्स जो हमारा मिनरल्स होता है वही आगे चल के क्या कहलाता है? ओर्स कहलाते हैं। मीन्स मिनरल्स एंड ओर्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो होता है कमर्शियल पर्पस पे। सिर्फ एक डिफरेंस होता है जिसको कमर्शियल पर्पस में, या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम लगने वाली है, उस मिनरल्स को हम लोग बोलने लगते हैं ओर्स। तो ओर्स और मिनरल्स को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उसके खदान की जरूरत पड़ती है, खदान जहाँ से वो हमें मिलते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। खदान हमारा कौन सा है? खदान सपोज करो A, B और C, तीन हमारे पास खदान है। A, B और C में खदान में हमें सपोज कर हम जिंक का एग्जांपल लेते हैं।
ए में हमें जिंक किस फॉर्म में मिला है, कंबाइंड फॉर्म में, वो कंबाइंड और कंपाउंड कौन सा है, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे हमें मिला है जिंक सल्फेट के फॉर्म में, और यहाँ पे मिला है जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में। ओके, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में हमारा ए खदान से, जिंक सल्फेट के फॉर्म में बी है, और जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में हमें सी मिला है। अब यहाँ से जब हम लोग प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिंक ऑक्साइड जिंक, यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल जिंक, और यहाँ से भी हमें प्योर मेटल जिंक मिल रहा है। मीन्स तीनों से हमें क्या मिल रहे हैं, जिंक मिल रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल्स में, तो यहाँ पे हम लग रहा है 500 रुपीज़ पर ग्राम। 1 ग्राम ऑब्टेन करने पे कितना कॉस्ट लाया, 500। यहाँ पे लग रहा है 300 रुपीज़ पर ग्राम, एंड यहाँ पे लग रहा है 100 रुपीज़ पर ग्राम। 1 ग्राम जिंक ऑब्टेन करने पे 100 रुपीज़ लगा है, और यहाँ पे 300 रुपीज़ लगे 1 ग्राम जिंक को ऑब्टेन करने में, एंड यहाँ पे जिंक ऑब्टेन करने में 500 लगे हैं। मीन्स सबसे कमर्शियली बेनिफिट किस में हो रहा है, बेनिफिट हमारा हो रहा है जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में। मीन्स ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे, ये ऑल थ्री आर कंसिडर्ड एज मिनरल्स। तीनों हमारे मिनरल्स होंगे, ए बी सी, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, तीनों हमारे क्या है, मिनरल्स हैं। लेकिन हम जहाँ हम जो भी मेटल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्योर मेटल्स, अगर उसमें प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम है, और उस मिनरल्स को हम लोग बोलने लगेंगे ओर्स। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओर्स, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे, और मिनरल्स, और ये क्या कहलाएगा, ओर्स। तो ओर्स मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, दैट इज मेटल बियरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। मेटल बियरिंग सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, उसको बोलते हैं, या फिर नेचर में जो प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं मिनरल्स। एंड ओर्स क्या होते हैं, ओर्स आर द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। जहाँ से ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जहाँ से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओर्स। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है, दैट इज ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये गलत स्टेटमेंट है। मीन्स ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। मीन्स ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स। सारे ओर्स हमारे क्या होंगे, मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे ओर्स मिनरल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हमारा टर्म्स क्लियर हो गया। एक और चीज़, ये जो ओर्स होते हैं, ओर्स में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी, और उस इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं गैंग। उस इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलेंगे, गैंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारे चारों टर्म्स क्लियर होते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स मेटल नेचर में या फिर अर्थ क्रस्ट में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज फ्री फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म में। फ्री फॉर्म में लीस्ट एक्टिव मेटल्स आएंगे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एंड कंबाइंड फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे लीस्ट हाई रिएक्टिव मेटल्स एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये मिलेंगे। एंड ये हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे। एंड उसके बाद आते हैं मिनरल्स एंड ओर्स में डिफरेंसेस क्या होता है। मिनरल्स जितने भी हमारे पास मेटल बियरिंग सब्सटेंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। एंड ओर्स होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, दैट इज मेटल फ्रॉम विच मिनरल फ्रॉम विच प्योर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, इसको बोलेंगे ओर्स। एंड ओर्स में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं गैंग्स। अब ये हमारे पास हो गए, चारों टर्म्स क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज मेटलर्जी में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स यूज होंगे प्योरिफिकेशन में। तो किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स क्या होगा, मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना। मिनरल्स के बाद हम लोग चेक करेंगे ओर्स। अब ओर्स को हमें क्या करना है, क्रश करना है, मतलब उसके लार्ज पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रशिंग
क्रशिंग ऑफ ओर्स। और ओर्स को क्रश करने के बाद ओर्स को क्रश करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप आएगा प्यूरिफिकेशन का, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओर्स को क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में दो हम लोग मेथड यूज करते हैं। पहला होता है फिजिकल मेथड एंड सेकंड होता है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 स्टेप्स में हम लोग मेथड 3 स्टेप यूज करते हैं। दैट इज पहला हम लोग यहाँ पे करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखो हाइड्रोलिक वॉशिंग बेस्ड होता है ऑन ग्रेविटी से। हाइड्रोलिक वॉशिंग इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग इंक्लाइंड प्लेन में एक ग्रूव्स बने होते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्रस्ट ओर को यहाँ से पास करवाएंगे, क्रस्ट ओर पास होंगे, क्रस्ट ओर, और इधर से हम लोग वाटर की सप्लाई देंगे, वाटर की सप्लाई देंगे। वाटर इधर से आएगा वाटर करंट, और वाटर करंट के फ्लो में जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो इधर मूव कर जाएंगे, एंड जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस ग्रूव्स में सेटल डाउन हो जाएंगे। मोस्टली क्या होता है, हमारे जो मिनरल्स ओर्स होते हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और लाइटर पार्टिकल्स मीन्स लाइटर पार्टिकल्स किसके होंगे, इम्प्योरिटीज के गैंग के। लाइटर इम्प्योरिटी, जो भी लाइटर इम्प्योरिटीज होंगी वो मूव अवे विद वाटर करंट, वाटर करंट के थ्रू जो भी लाइटर इम्प्योरिटीज हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगी, एंड दैट इज डेंसर ओर्स सेटल्ड एट ग्रूव्स में क्या हो जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे। तो ये हमारा था प्रोसेस। यहाँ से हम लोग दैट इज इम्प्योरिटीज मतलब गैंग और ओर्स को सेपरेट आउट कर लेंगे। गैंग हमारा अलग हो जाएगा, इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी, एंड ओर्स हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारा था पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड आता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बेस्ड होता है मैग्नेटिक बिहेवियर। अब यहाँ पे कौन से हमारे पास ओर्स आने वाले हैं जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होना चाहिए किसी एक के पास, चाहे वो ओर्स के पास हो या फिर इम्प्योरिटीज के पास हो। मोस्टली हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं उसमें हमारा ओर्स मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, मीन्स सेकंड आएगा हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशंस, और ये बेस्ड होते हैं बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसमें होता है क्या है, हम लोग एक मैग्नेटिक व्हील्स को अटैच करते हैं और उसमें क्या करेंगे, बेल्ट ऐड करेंगे। अब इस बेल्ट से हम लोग बेल्ट में क्या डालेंगे, क्रश ओर्स को यहाँ से डालेंगे, क्रस्ट ओर्स को डालेंगे, और ये बेल्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्या होगा, क्रश के साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, तो इम्प्योरिटीज अलग मूव करेगी, दैट इज जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है वो बाहर आ जाएगी, और यहाँ पे हम लोग कंटेनर यूज़ करेंगे। एंड जो मेटालिक इम्प्योरिटीज होगी, जो मेटालिक हमारे पास ओर्स होगा वो क्या होगा, वो नेक्स्ट अनदर कंटेनर में सेपरेट आउट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक
और ये क्या है, नॉन नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज मीन्स गैंग, नॉन मैग्नेटिक गैंग सेपरेट आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक और सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड प्रोसेस, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बेस्ड होता है मैग्नेटिक बिहेवियर में। एंड इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बेस्ड होता है वेटिंग प्रॉपर्टीज पे। थर्ड, फ्रॉथ flotation method, froth flotation method based on wetting properties। फ्रॉथ फ्लोटेशन बेस्ड होता है वेटिंग प्रॉपर्टीज में। अब वेटिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इम्प्योर ओर्स है उसको हम एक मिक्सचर में ऐड करेंगे। मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, ऑयल्स और वाटर का मिक्सचर, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर। अब यहाँ पे क्या होगा, ओर्स के पास इम्प्योरिटीज है एंड उसके बाद एंड मेटल्स है। तो यहाँ पे मेटल जो हमारा ओर्स होगा, ओर्स और इम्प्योरिटीज, ओर्स क्या करेगा, ऑयल के साथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब उसके साथ बॉन्डिंग शो कर सकता है, एंड जो इम्प्योरिटीज होगी वो वाटर के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग ओर्स लेते हैं मोस्टली यहाँ पे सल्फाइड ओर्स लिया जाता है, बिकॉज सल्फर की ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऑयल के साथ बॉन्ड बनाने की। तो वो क्या करेगा, ऑयल के साथ कनेक्ट होकर और वाटर के सरफेस में फ्लोट करने लगेगा, बिकॉज वाटर से ज़्यादा लाइटर होता है ऑयल। तो ऑयल क्या करता है, दैट इज वाटर के सरफेस पे उसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर सरफेस फ्लोट करने लगता है। और उसमें हम जब एयर पास करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बबल्स क्रिएट होंगे। बबल्स का मतलब वहाँ पे फ्रॉथ क्रिएट होगा, और फ्रॉथ किसका होगा, सल्फाइड ओर्स का। और इम्प्योरिटीज वाटर के साथ नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑयल यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे कौन सा हम लोग और लेते हैं, सल्फाइड और किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ऑयल के साथ। एंड यहाँ पे इम्प्योरिटीज मीन्स गैंग किसके साथ जाएगा, वाटर के साथ। और ये फॉर्म करेंगे फ्रॉथ एंड मूव ऑन द सरफेस ऑफ फ्रॉथ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर के अपर सरफेस में, ऑन द अपर सरफेस। एंड ये क्या होंगे, गैंग्स कहाँ पे होंगे, दैट इज गैंग्स पार्टिकल्स सेटल्ड एट द बॉटम। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको छान लेंगे यहाँ से। तो हमारा सल्फाइड ओर्स अलग हो जाएगा, फ्रॉथ को अलग कर लेंगे और वाटर अलग हो जाएगा। तो यहाँ से ये गैंग इम्प्योरिटीज अलग हो गई एंड फ्रॉथ अलग हो गया। इसका डायग्राम कैसा होता है, डायग्राम से भी हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से एरिएटेड ट्यूब्स होती है, और यहाँ पे हम कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे है हमारे पास ओर प्लस ऑयल प्लस वाटर। जो हमारा सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर क्या करेगा, इसके अपर सरफेस में फ्रॉथ का फॉर्मेशन करेंगे, अपर सरफेस में फ्रॉथ फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा क्या है, दैट इज फ्रॉथ ऑफ सल्फाइड ओर्स। फ्रॉथ किसका है, सल्फाइड ओर्स का है। एंड नीचे क्या होंगे, नीचे आएंगे हमारे पास इम्प्योरिटीज वाटर के साथ नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, तो हमारा ओर्स अलग हो गया और इम्प्योरिटीज अलग हो गई। तो ये हमारा था, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। एंड इसके बाद आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा सेकंड मेथड होता है केमिकल मेथड। केमिकल
मेथड। और केमिकल मेथड में एक्चुअली होता क्या है, केमिकल मेथड में हम ओर्स को एक रिएजेंट के प्रेजेंस में लाएंगे, रिएजेंट के प्रेजेंस में सॉल्युबल करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो उसमें क्या होता है, हमारा ओर्स सॉल्युबल हो जाता है उस रिएजेंट में, एंड जो इम्प्योरिटीज होती है वो इनसॉल्युबल होती है, और इनसॉल्युबल होगी तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, फिर उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद हमारा ओर्स अलग हो जाता है एंड इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी का दूसरा नाम होता है लीचिंग। इसी को और क्या बोलते हैं, लीचिंग। ये बेस्ड किस पे होता है, बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक्चुअली इसमें होता क्या है, ओर प्लस कुछ रिएजेंट, सर्टेन रिएजेंट ऐड करते हैं, और सर्टेन रिएजेंट यहाँ पे हम क्या होता है, जो हमारा ओर्स होगा, ओर्स आर सॉल्युबल इन दिस रिएजेंट। जो ओर्स होगा वो सॉल्युबल होगा इस रिएजेंट में, एंड जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इनसॉल्युबल होती हैं, एंड इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल इन रिएजेंट। अगर वो इनसॉल्युबल है तो वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, सो दे आर सेटल्ड डाउन एट द बॉटम। बॉटम पे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिल्टर कर लेंगे तो हमारा सोल्यूशन अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी। इस टाइप के मेथड को बोलते हैं केमिकल मेथड और लीचिंग मेथड्स। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स में दो मेथड्स होते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग बेस्ड होता है डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑफ फोर्स एंड गैन पे। एंड उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन बेस्ड होता है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ओर्स एंड इम्प्योरिटीज। उसके बाद आता है फ्रोथ फ्लोटेशन इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पे बेस्ड होता है, या फिर बोल सकते हैं वेटिंग प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है लीचिंग बेस्ड होता है सॉल्युबिलिटी नेचर पे। जो हमारा ओर्स है वो सॉल्युबल होता है रिएजेंट के अंडर, रिएजेंट के प्रेजेंस में, एंड जो इम्प्योरिटीज होती है वो इनसॉल्युबल होती है, वो सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे, तो वहाँ से हमें सेपरेट हो जाएगा हमारा ओर्स और इम्प्योरिटीज गैन पार्टिकल्स। नेक्स्ट आता है, देखो अब कंसंट्रेट करने के बाद हमें इस ओर्स को क्या करना है, इस ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है मीन्स। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो प्रोसेस होते हैं, दो फिनोमेना होते हैं। उस पहला होता है दैट इज, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। फर्स्ट वाले को बोलते हैं रोस्टिंग, एंड सेकंड होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देखो रोस्टिंग, जैसे हम लोग रोस्टर देखे हैं, रोस्टर क्या होता है, जिसमें तंदूर बनती है, तंदूर या फिर उसको तंदूर बोलते हैं, तो वो हमारा क्या है रोस्टर। और रोस्टर का जो अपर सरफेस होता है जहाँ से हम लोग उसमें इंसर्ट करते हैं रोटी को, तो वो क्या होता है, ओपन होता है। मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन की एफिशिएंसी हमेशा प्रेजेंट होती है, वहाँ पे कभी डेफिशिएंट होने वाला नहीं है ऑक्सीजन। तो रोस्टिंग हमेशा किसके प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मीन्स यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, उस केस में हम लोग मेटल को ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स in presence of ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और मेनली यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे ऐसे ओर्स लेंगे जिसके पास पहले से ऑक्सीजन नहीं होगा। एग्जांपल मेनली यहाँ पे क्या यूज, कौन सा ओर्स यूज किया जाता है, मेनली सल्फाइड ओर्स आर यूज्ड। यहाँ पे सल्फाइड ओर को मेनली यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन हो,
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है मीन्स यहाँ पे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम वो वाले ओर्स लेंगे जिसके पास पहले से ऑक्सीजन है, जैसे कार्बोनेट हो गया एंड सल्फेट हो गया। तो यहाँ पे मेनली यूज्ड मेनली कार्बोनेट ओर्स आर यूज्ड। ओके, अब इस मेटल ऑक्साइड्स को हमें क्या करना है, हमें तो प्योर मेटल चाहिए, तो हम उस मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे, उस मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। और उसके करने के लिए हम लोग रिडक्शन का प्रोसेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब ये रिडक्शन डिपेंड करेगा उनके बॉन्डिंग के बीच में, मेटल एंड ऑक्सीजन के बॉन्डिंग के बीच में। अगर मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। मतलब मेथड कौन सा यूज़ करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करें, अगर मेटल एंड ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करते हैं। अगर मॉडरेट बॉन्डिंग है तो वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। अगर मेटल एंड ऑक्सीजन के बीच में वीक बॉन्डिंग है तो वहाँ पे हम नॉर्मल हीटिंग या फिर वहाँ पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके और उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करवा सकते हैं मेटल में। तो यहाँ पे बॉन्डिंग के बेसिस पे हम लोग 3 कंडीशन देखेंगे। पहली होगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन। मेटल एंड ऑक्सीजन के केस में, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अगर यहाँ पे इस मॉडरेट बॉन्ड है बिटवीन मेटल्स एंड ऑक्सीजन, देन हम लोग यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तब हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मेटल एंड ऑक्सीजन के बीच में वीक बॉन्ड है बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन, देन हम लोग यूज करेंगे वीक रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, मेनली कार्बन यूज करते हैं। एंड यहाँ पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। वीक रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड्स। अब यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव हो गए और मेटल बचा हुआ है। अभी भी मेटल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होगी, उस इम्प्योरिटीज को हम लोग फाइनली प्योरीफाई करेंगे। और वो स्टेप कौन सा होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, मेटल की रिफाइनिंग होगी। लास्ट हमारा स्टेप आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल की रिफाइनिंग करने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो ये हमारा स्टेप्स हैं, फ्लो चार्ट है। मेन सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, मिनरल्स से ओर्स के बाद उस ओर्स को हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज क्रशिंग ऑफ ओर्स। एंड नेक्स्ट आएगा दैट इज उस ओर्स को हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट करने के लिए 2 मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है, हाइड्रोलिक वॉशिंग बेस्ड होती है डेंसिटी पे। एंड इसके बाद आता है मैग्नेटिक सेपरेशन बेस्ड होता है मैग्नेटिक बिहेवियर पे। एंड नेक्स्ट आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन बेस्ड होता है वेटिंग प्रॉपर्टीज पे। एंड उसके बाद केमिकल मेथड सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड होता है, और इस केमिकल मेथड को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे जो ओर को हमने कंसंट्रेट किया था, अब ओर को हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग हम लोग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेनली यहाँ पे सल्फाइड ओर्स यूज होते हैं। एंड कैल्सिनेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेनली यहाँ पे कार्बोनेट ओर का यूज होता है।
आप उस पे जो मेटल ऑक्साइड्स बन गए हैं, मेटल ऑक्साइड्स का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ मेटल्स बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेटल्स, अब रिडक्शन करने के लिए तीन स्टेप्स, तीन तरीके के यहाँ पे हम लोग रिएजेंट यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। अब वो डिपेंड करता है मेटल और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग पे। अगर मेटल एंड ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो हम लोग स्टेप यूज़ करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मॉडरेट बॉन्डिंग है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर वीक बॉन्डिंग है तो हम लोग वीक रिड्यूसिंग एजेंट और हीटिंग यूज़ करेंगे। हीट करके उस नॉर्मल हीटिंग से उसको रिड्यूस कर देंगे ऑक्सीजन को। एंड उसके बाद हमारे पास जो मेटल बचा है उस मेटल को हम लोग फाइनली क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। और रिफाइनिंग के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एंड उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल्स। चलो अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जिस भी मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, रिफाइनिंग करनी है, उसका हम लोग उसी का हम लोग क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे और उसी का हम लोग कैथोड बनाने वाले हैं। और उसी मेटल का हमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन चाहिए होगा, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे दो चीज हमें चाहिए, एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड। एनोड कैसा होना चाहिए, देखो एनोड तो यहाँ पे जो होगा वो थिक होगा, एंड इम्प्योर मेटल का बना होगा, इम्प्योर मेटल का बना होगा। एग्जाम्पल हम लोग अब यहाँ पे कॉपर को क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनोड हमारा किसका होगा, थिक होगा, इम्प्योर कॉपर होगा। एंड एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड में ऑक्सीडेशंस। नेक्स्ट कैथोड कैसा होना चाहिए, थिन, मेड अप ऑफ प्योर मेटल, किसका होगा, कॉपर का होगा। एंड यहाँ पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन के मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और हमें क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस मीन्स इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हमें मेटल का सॉल्ट चाहिए होगा, दैट इज सॉल्यूशन मेटल सॉल्ट, जिसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कॉपर सल्फेट। ठीक है। और यहाँ पे हमें एक बैटरी चाहिए होगा, या फिर बोल सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है, जब इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं, इधर हमने सोडियम लिया, उधर हमने जिंक लिया, तब उस कंडीशन में मेटल्स इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल जनरेट होगा और अपने आप क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग एक एक्सटर्नल सप्लाई यूज़ करते हैं। अब इसमें होने क्या वाला है, देखो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हम लोग एक थिक रॉड लेंगे और एक थिन रॉड। ये कौन सी होगी, ये होगी हमारी एनोड और ये होगा कैथोड। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। कैथोड कैसा होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मीन्स ये कौन सा है, कॉपर का है, ये भी कैसा है, कॉपर का। वॉट इट। और सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, CuSO4 सॉल्यूशंस। CuSO4 का मतलब यहाँ पे Cu+2 होगा एंड SO4 -2 होगा। तो Cu+2 किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, Cu+2 आएगा और सल्फेट आयंस यहाँ पे मूव करेगा SO4 -2। अब लेकिन ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होना है।
क्योंकि नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए दो चीज़ है। फॉर ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास कॉपर है एंड SO4-2 है। अब इसमें से ऑक्सीडाइज कौन होगा, जो पहले ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, और दूसरा क्या होगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। देखो एक्चुअली यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फेट आयंस है, सल्फेट आयंस में ये किस कंडीशन में है, +6 में है। मीन्स ये +6 अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मीन्स सल्फर इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये अपने नेक्स्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी मूव नहीं कर पाएगा, मतलब +7 में नहीं जाएगा। मीन्स इसका कभी भी ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कभी भी लॉस नहीं करेगा इसके बाद। तो +6 से +7 में नहीं जा रहा है, तो मीन्स इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। तो ये क्या करेगा, दैट इज ये इसका रिडक्शन होगा, तो ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो नेवर goes for oxidations, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचा अब कॉपर है, तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन किसमें कन्वर्ट होगा, Cu+2 में, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में मूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं, ये कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के पास। तो ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके किसमें कन्वर्ट होगा, Cu सॉलिड में, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपर का क्या होगा, डिपोजिशन स्टार्ट होगा, और तो इसके वजह से इस रॉड की थिकनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसकी धीरे धीरे क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होती रहेगी, और कुछ समय के बाद CuSO4 Cu+2 एंड SO4-2, ठीक है, SO4-2, और यहाँ पे इम्प्योरिटीज डिपॉजिट हो जाएंगी, और इसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। यहाँ पे इम्प्योरिटीज डिपॉजिट होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉपर कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम रॉड्स, और ये कहाँ पे मूव करेगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे सल्फेट आयंस है, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से जो कॉपर आयंस हैं वो नीचे सॉल्यूशंस में आएंगे इक्वल अमाउंट ऑफ। तो कॉपर रॉड किस में कन्वर्ट होगा, Copper+2 में, और ये Copper+2 किस में मूव, कहाँ पे मूव करेगा, मूव इनटू सॉल्यूशन मूव करेगा। ये हमारा एनोड की रिएक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड में क्या होगा, कैथोड की रिएक्शंस Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स एंड Cu सॉलिड में, और ये कहाँ से आया है, फ्रॉम ये इलेक्ट्रोलाइट से, और कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, एट कैथोड, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी, और यहाँ पे क्या होगा, इसकी थिकनेस कम होगी, और इम्प्योरिटीज कहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी, बॉटम एनोड के नीचे सेटल डाउन होगी, उसको बोलते हैं एनोड मड। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब यहाँ से हमारे पास प्योर मेटल मिल जाएगा, प्योर कॉपर को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड उसके बाद हम लोग ने पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज का यूज़ करके हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद आयनिक कंपाउंड्स कवर किया है, आयनिक कंपाउंड्स कवर करने के बाद हमारा मेटलर्जी आया। सो वी आर कंक्लूडिंग आवर वीडियो। थैंक यू।